हम स्टार्ट करेंगे अपने अकाउंटेंसी के सेकंड चैप्टर से, वो है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कन्वेंशन एंड आईएफआरएस। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस में एक पार्ट में कवर करूँगी, आईएफआरएस में सेकंड पार्ट में कवर करूँगी। तो हम पहले देख लेते हैं हमने पढ़ना क्या है। हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, पोस्टुलेट्स, डॉक्ट्राइन्स, एग्जाम्स को पढ़ना है, फिर अलग अलग अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस को, फिर हमने इम्प्लीकेशन देखनी है। इम्प्लीकेशन मतलब रिजल्ट क्या, कॉन्सिक्वेंसेस क्या, नतीजे आते हैं, उसे अप्लाई करने से फिर वो पढ़ेंगे। फिर हम आईएफआरएस का मीनिंग वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मेन थिंग ये है, ये जो अपने अकाउंटिंग कंसेप्ट जो कन्वेंशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ये सब है तो एक थ्योरेटिकल पार्ट, बट इसके बेस पे ही सारा का सारा प्रैक्टिकल वर्क होता है अकाउंटेंसी का। सारी की सारी अकाउंटेंसी इसी के ऊपर बेस्ड होती है। देखिए, पहले के टाइम में बिज़नेस का बहुत साइज़ जो स्मॉल था, एक ही पर्सन था जो बिज़नेस को कंट्रोल करता था, सोल प्रोप्राइटरशिप जिसे हम कहते हैं। उसे अपने बिज़नेस के लिए सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए था, वो अपने हिसाब से लिख लेता था, जैसे बही खाता टाइप बनते थे, वो अपने आमदन अपने जाने सब लिख लेते थे, इनफ्लो आउटफ्लो, कैश ऑनली। बट जैसे जैसे बिज़नेस ग्रो हुआ, सोल प्रोप्राइटर से जॉइंट स्टॉक कंपनी तक आए, तब तक देखिए कि एक बिज़नेस के जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसके यूजर्स सिर्फ जो है वो ओनर नहीं रह गए हैं, उसके कस्टमर्स, टैक्स अथॉरिटी, सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स, ग्लोबल मार्केट में बहुत उसके यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हैं। तो उन यूज़र्स के लिए हमने अकाउंटिंग को इस हिसाब से प्रिपेयर करना है, मतलब कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन के पास सेम तरीके के अकाउंटिंग के बुक्स होने चाहिए, ताकि जो पर्सन एक इन्वेस्टर है वो सिर्फ एक कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं देखेगा, वो कंपेयर करेगा। सो उसके कंपैरिजन में क्लैरिटी आ सके, यूनिफॉर्मिटी होगी, इसी के कारण वो क्लैरिफाई कर पाएगा। नहीं तो सिर्फ जो एक्सपर्ट्स हैं वो ही कर पाएंगे, वो भी एक और दो कंपनी के। इसीलिए अकाउंटिंग जो है हर जगह सेम मेथड से होनी चाहिए। और वैसे भी अकाउंटिंग को क्या कहते हैं, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस की लैंग्वेज है अकाउंटिंग, उसके बारे में बताता है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन है कि एक जनरल लॉ और रूल है जो अडॉप्ट किया जाता है गाइड टू एक्शन। मैंने वही कहा, ये एक गाइड एक्शन की, मतलब कि सारा का सारा प्रैक्टिकल वर्क की ये गाइड है, मतलब इसके बेसिस पे हम गाइडेंस लेके करते हैं। ये एक ग्राउंड है, एक बेसिस है जिससे हम अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल वर्क करते हैं। देन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की दो कैटेगरी है, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। कंसेप्ट्स क्या है, कंसेप्ट्स वो फंडामेंटल असम्पशंस है जो अकाउंटिंग में फॉलो की जाती है। कंसेप्ट्स जो है वो जनरली एक्सेप्टेड होते हैं, उन्हें अप्लाई करने को कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ये जनरली एप्लीकेबल होते हैं। वही कन्वेंशंस की बात की जाए तो कन्वेंशंस रिजल्ट्स है, वो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और प्रिंसिपल्स के जो ऑलरेडी अकाउंटेंट ने फॉलो कर ली है। अब इसका एग्जांपल क्या है, टू एंड बाय। अगर हम देखें तो हम डेबिटेड टू, क्रेडिटेड बाय लिखते हैं। ये एक अकाउंटेंट ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस किया है, बट इट इज़ ओनली एप्लीकेबल इन यूके, इंडिया और कुछ और कंट्रीज़ में, यूएसए में नहीं है। टू एंड बाय का कंसेप्ट यूएसए में नहीं है। वही कंसेप्ट्स हैं वो ऑल ओवर जनरली एक्सेप्टेड है, बट कन्वेंशंस आर नॉट ऑल ओवर एक्सेप्टेड। देन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के कुछ एसेंशियल फीचर्स। सबसे पहले मैन मेड है, जैसे कि बोटैनी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स। ये सब्जेक्ट्स जो है इन्हें लैब में आराम से जैसे कहते हैं ना टेस्ट किया गया, बट ये जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये मैन मेड है। तो ये जैसे कहते हैं जैसे कन्वेंशंस हैं वो तो प्रैक्टिस के बाद बने, ऑफ कोर्स कंसेप्ट्स हैं वो काफ़ी थिंकिंग के बाद बने हैं, बट ये मैन मेड है, नीचे से तो नहीं आए। देन ऑब्जेक्टिविटी, हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है किसी न किसी फैक्ट्स पे बेस होना चाहिए, अपनी पर्सनल जजमेंट पे नहीं, ना ही किसी एक जजमेंट की, मतलब हमने वही तो सेट आउट करना है। प्रिंसिपल्स क्यों है, वो जनरल लॉज है, जनरल लॉज है, सभी उसे अप्लाई कर पाए ताकि यूनिफॉर्मिटी आ पाए। पर अगर वहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी आ जाए, लोगों खुद का अपना अलग अलग पर्सनल बायसनेस क्रिएट हो जाए, तो फिर क्या फ़ायदा है ना। देन यूज़फुलनेस एंड रेलिवेंस, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रेलेवेंट होने चाहिए, यूज़फुल होने चाहिए उस पर्सन के लिए जो उसे यूज़ कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स उस पर्सन के लिए यूज़फुल होना चाहिए, अगर उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, डाउटफुल है। देन फिजिबिलिटी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्रैक्टिकल होना चाहिए। वही मैंने कहा, ये थ्योरेटिकल साउंड करते हैं बट इन रियलिटी ये प्रैक्टिकल है। अगर ये सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन में रह गए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बेसिस पे ही हमने प्रैक्टिकल वर्क करना है ना।
देन फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, सभी ऑर्गेनाइजेशन को ये अजम्पशंस को फॉलो करना पड़ता है, पर अगर कोई नहीं करे तो उसे ये फैक्ट को डिस्क्लोज़ करना पड़ता है कि वाई दे आर नॉट फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर अजम्पशन। अगर वो सारे फॉलो कर रही है तो उसे कोई भी डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले गोइंग कंसर्न कंजप्शन जो अजम्पशंस है उसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि जो बिज़नेस एंटिटी है फोर्सिबल फ्यूचर के लिए है, मतलब इनफाइनाइट टाइम ऑफ पीरियड। हम बिज़नेस की एंडिंग डिसाइड नहीं कर रहे हैं, हम बिज़नेस को एक इनफाइनाइट टाइम ऑफ पीरियड के लिए देख रहे हैं। परपेचुअल सक्सेशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं मान के चले हम ऐसा, हम बस ये देख रहे हैं कि बिज़नेस जो है वो चलता रहेगा फॉर अ फोर्सिबल फ्यूचर। इसका कोई भी फ्यूचर में बंद होने का कोई एविडेंस नहीं, मतलब कोई हम ये बिज़नेस बंद नहीं होगा। सेकेंडली हम बात करें इसमें तो सबसे पहले ये इस अजम्पशन को अप्लाई करने से क्या होगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या रिज़ल्ट आएंगे। सबसे पहले अगर बिज़नेस फोर्सेबल फ्यूचर के लिए, मतलब कि इन एंडिंग पर हम वो एंडिंग पीरियड नहीं है उसका, कोई इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बिज़नेस एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या हम जो लॉन्ग टर्म एसेट्स है शॉर्ट टर्म एसेट्स है उनके बीच में डिफरेंस ड्रॉ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म एसेट्स जो होते हैं वो बिज़नेस को लॉन्ग रन में करते हैं हेल्प, और जो शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं वो एक पीरियड के लिए, अकाउंटिंग पीरियड के लिए, फिर उससे कम के लिए होते हैं। तो इसके कारण हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एसेट्स के बीच में, लाइबिलिटीज़ के बीच में, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में एक डिफरेंस ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट कंसिस्टेंसी कंजम्पशंस का मतलब ये है कि एक बारी जो मेथड हमने अप्लाई कर लिया है वो सेम रहेगा। जो टेक्निक और मेथड हमने एक बारी बिज़नेस में अप्लाई कर ली है वही हम बार बार यूज़ करते रहेंगे, उसे चेंज नहीं करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि मतलब इसे चेंज नहीं कर सकते, बट इसका चेंज हम क्यों चेंज करेंगे? अगर लॉ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चाहते हैं, मतलब कि इसके कारण अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज़्यादा मीनिंगफुल नज़र आ रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज़्यादा मीनिंगफुल हो पा रही है, तो हम इसे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डेप्रिसिएशन का मेथड स्ट्रेट लाइन है, रिटन डाउन है। अगर मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड को अप्लाई किया हुआ है तो मैं उसे ही हमेशा अप्लाई करूँगी, हर साल मैं वही अप्लाई करूँगी, आई विल नॉट चेंज इट। देन इम्प्लीकेशन, इसकी क्या इम्प्लीकेशन होएगी? ऑफकोर्स यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। एक एग्ज़ाम्पल है, आप सोचिए कि आपका एक बिज़नेस है, उसमें आपने अपनी ज़रूरत तो नहीं है कि हम दूसरों की कंपनी, दूसरों के बिज़नेस के साथ ही अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेयर करते हैं। वी कैन कंपेयर इट विद आवर ओन प्रीवियस ईयर की अपने कंपेयर करनी है। तो अगर हमारा मेथड सेम रहेगा तो हम इजीली, थोड़े ईज़ के साथ अपनी पिछले साल की जो हमारी स्टेटमेंट्स उसे इजीली कंपेयर कर पाएंगे। अगर मैंने डेप्रिसिएशन ही अपनी कंपेयर करनी है, इफ़ द मेथड इज़ सेम, सो आई कैन ईज़िली कंपेयर इट। एक यूनिफॉर्मिटी होगी, बट इफ़ द मेथड इज़ नॉट सेम, मैंने पिछले साल दूसरा मेथड यूज़ किया, स्ट्रेट लाइन से मैं रिटन डाउन यूज़ कर रही हूँ, तो वैल्यूज विल बी डिफरेंट, राइट? सो आई कैन कंपेयर इट। देन एक्रूअल अजम्पशन, एक्रूअल अजम्पशन के अकॉर्डिंगली जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है वो कब करना है? या तो हमने जो गुड्स है उसे ट्रांसफ़र कर दिया, या तो सर्विसेज रेंडर हो गई है। ये इमटेरियल है कि मुझे कैश मिला नहीं मिला। मेन थिंग इज़ दैट कि जब तक मैंने अपना काम नहीं किया, मतलब कि मैंने अगर सेल्स प्रोसीड नहीं की, मेरा गुड्स ट्रांसफ़र नहीं हुए, तो मैं अपने इसकी सेल्स नहीं मानूंगी, वेदर कैश इज़ रिसीव्ड और नॉट। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं ना प्रीपेड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। वाई हम ये सब क्यों करते हैं? इसीलिए ताकि एक्रूअल अजम्पशन को हम फॉलो कर सकें। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब कि मैंने कुछ एक्सपेंसेस जो है पहले ही पे कर दिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो एक्सपेंसेस जो है इनकम कब हो रहे हैं, मेरे हो रहे हैं 30 अप्रैल को। मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 31 मार्च को क्लोज़ कर देती हूँ। 30 अप्रैल को मीन्स कि नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में वो हो रही है, और इस साल मुझे उसके पैसे मैंने पे कर दिए। सो आई विल रिकॉर्ड, क्या रिकॉर्ड करूँगी मैं वहाँ पे? मैं रिकॉर्ड करूँगी कि मैंने इस साल का है नहीं है, तो पिछले साल का भी नहीं, नेक्स्ट ईयर का है। सो एडवांस इनकम है तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मेरी इनकम एक साल पहले लिख ली, मैंने इस साल एडवांस लिख लेनी है। नेक्स्ट ईयर में उसे रियलाइज़ करूँगी, नेक्स्ट ईयर में उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर जाऊँगी, नेक्स्ट ईयर उसका ट्रीटमेंट होगा। इस साल मैं उसे एडवांस के तौर पर लिख लूँगी। देन
क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मैंने बताया कंसेप्ट होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं। हम पढ़ते हैं कंसेप्ट से। कंसेप्ट वही लॉजिकल कंसिडरेशन है जो कि जनरली और वाइडली एक्सेप्टेबल है, इसको फॉलो करने का हार्ड एंड स्ट्रिक्ट सेंस नहीं है, बट ये जनरली अप्लाई किए जाते हैं। सबसे पहले बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी पढ़ा है कि जो बिजनेसमैन है और जो ओनर है वो डिफरेंट है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप को और सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मानते, जॉइंट स्टॉक कंपनी को मानते हैं, बट इन अकाउंटिंग टर्म्स सोल प्रोप्राइटर को भी डिफरेंट माना जाता है। क्योंकि सोल, इसी एग्जांपल देखिए, अगर मेरा खुद का बिजनेस है तो मैं उससे पैसे निकाल रही हूँ तो मैं उसे ड्राइंग्स की तरह की ट्रीट कर रही हूँ। अगर मैं कैपिटल लगा रही हूँ तो उसे मैं लाइबिलिटी क्यों लगा रही हूँ? क्यों? क्योंकि मेरा और बिज़नेस का अलग अलग रिलेशन है। मतलब मैं अलग हूँ, बिज़नेस अलग है। मैं बिज़नेस को पैसे दे रही हूँ ताकि वो बिज़नेस हो सके, तो वो कैपिटल है, दैट्स अ लाइबिलिटी। और ड्राइंग्स में कर रही हूँ उससे, मेरे खुद के पैसे में जब मर्जी निकालूँ, बट नहीं, अकाउंटिंग में इसे ड्राइंग्स का नाम दिया गया है। पढ़ते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली द एंटिटी और यूनिट सो आइडेंटिफाइड इज ट्रीटेड डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर और कंट्रीब्यूटर। वही बात है, जो ओनर और कंट्रीब्यूटर है उससे बिजनेस को डिफरेंट माना जाता है। एग्जाम्पल है गुड्स यूज्ड फ्रॉम द स्टॉक ऑफ बिजनेस फॉर बिजनेस पर्पस। ये बिजनेस एक्सपेंडिचर है। मैंने बिजनेस में गुड्स खरीद के बिजनेस को दिए, बिजनेस में गुड्स आए हैं, अब बिजनेस के वही गुड्स अगर बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ हो रहे हैं, दैट्स अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बट अगर वो मैं पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रही हूँ, देन इट्स ड्राइंग। इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी? ओनर और बिजनेस को अलग अलग ट्रीट किया जाएगा। तो हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है? मैं बोल चुकी हूँ, बिजनेस ट्रांजैक्शन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस वी विल ट्रीट आवर अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। देन मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। इसके अकॉर्डिंग जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो है वो मेज़र और सेटल की जाएंगी मॉनेटरी टर्म में। मतलब जो जो ट्रांजैक्शन में मॉनेटरी टर्म में मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, सिर्फ वही मैं अपने बिजनेस जो अपने अकाउंटिंग बनाऊंगी स्टेटमेंट्स, उसमें वही रिकॉर्ड करूँगी। जैसे मान लो मेरे पास 20 चेयर है, 5 टन का रॉ मटेरियल 3 मशीन्स है, आई विल नॉट रिकॉर्ड इट डायरेक्टली क्योंकि दिस इज़ नॉट एक्सप्रेसिबल इन मनी टर्म्स। बट अगर मैं कहूँ कि 6,000 की चेयर्स हैं, 10,000 के रॉ मटेरियल है, 60 लाख की मशीन है, तो ये मीनिंगफुल भी है और ये मॉनेटरी टर्म्स में भी है, तो मैं इसे उसमें रिकॉर्ड कर लूँगी। इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी? कुछ ट्रांजैक्शंस हाउएवर इम्पॉर्टेंट बट वो नहीं हम रिकॉर्ड कर पाते, कुछ मॉनेटरी टर्म में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम, जैसे स्किल्स, एक्सपीरियंस, ऑनेस्टी ऑफ एन एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कॉर्डियल रिलेशनशिप, ये मैं नहीं निकाल सकती। मतलब इसमें मैं मॉनेटरी टर्म में नहीं लिख सकती, तो बिजनेस की जो मैं अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाऊंगी उसमें मैं ये रिकॉर्ड नहीं करूँगी। देन मनी जो है वो स्टेबल मेजरमेंट बेसिस नहीं देता। कई बार इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आती है इकोनॉमी में, तो डेटा कई बार लेस यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि मनी के कई बार इन्फ्लेशन, हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन आ गई, डिफ्लेशन आ गई, तो मनी की जो पावर है, परचेसिंग पावर है, वो ऊपर नीचे हो सकती है। तो बिज़नेस में जो है एक ट्रू पिक्चर नहीं दिख पाती, दैट इज़ नॉट यूज़फुल। देन गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, जो पीछे पड़ा वही सेम है। बिज़नेस इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए चल रहा है, उसका कोई, अब इसमें ये चीज़ है कि अगर बिज़नेस का इन फ्यूचर कोई क्लियर एविडेंस है, कोई गुड रीज़न है क्लोज होने का, देन वी विल नॉट अप्लाई दैट। जैसे मैं अपना बिज़नेस को सेल आउट करने जा रही हूँ, मैं सोल करना, मतलब मैं अब नहीं उसको हैंडल कर रही, मैं किसी और को सेल कर रही हूँ, तो मैं इसको अगर मेरी सेलिंग आ गई है, मतलब कि बिज़नेस इज़ गोइंग टू क्लोज फ्रॉम माई साइड, है ना, मैं इसे लीव कर रही हूँ, तो मैं उस कंसेप्ट को नहीं लगाऊंगी। इसकी इम्प्लीकेशंस वही, हम जो एसेट्स हैं, जो लाइबिलिटीज़ हैं, उसे हम कौन से भी करेंगे, अलग अलग कर सकते हैं डिफरेंशिएट, नॉन करंट और करंट को। अब इसमें ये है, एक और चीज़ है, जो एसेट्स हम खरीदते हैं उसे हमें कॉस्ट प्राइस पे शो करते हैं, मार्केट प्राइस पे नहीं। डेप्रिसिएशन भले ही कॉस्ट प्राइस पे ही किया जाता है, बट मार्केट प्राइस पे नहीं। जैसे लैंड है, मैंने 10,000 का लैंड खरीदा था 10 साल पहले, आज उसकी वैल्यू 25,000 हो गई है, तो मैं उसे 25,000 पे नहीं रिकॉर्ड कर रही, मैं 10,000 पे ही अब तक लेके आ रही हूँ। डेप्रिसिएशन भी उसी, सॉरी, लैंड पर डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं है। मशीनरी ले लीजिए, मशीनरी की वैल्यू 70,000 थी, 10 साल बाद उसकी 70,000 तो लगेगी नहीं, 7,000 रहेगी, तो मैं उसको उसी प्राइस पे नहीं, मतलब कि 70,000 पे ही रखूँगी, डेप्रिसिएशन में अलग से ट्रीट करूँगी।
देन है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ये गोइंग कंसर्न के ही थोड़ा मतलब उस पर ही बेस्ड है। गोइंग कंसर्न क्या है, बिजनेस एक फोर्सेबल फ्यूचर में चले जाएगा, बट मैं फिर अकाउंटिंग कैसे करूँगी, मैंने एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम का प्रॉफिट कैसे निकालूंगी, मैंने प्रॉफिट जानना है कि मेरा बिज़नेस प्रॉफिटेबल है नहीं है, तो मैं ये कैसे करूँगी। अगर मेरा बिज़नेस की लाइफ ही इनफाइनाइट है तो आई विल कैलकुलेट इट। दैट्स वाई जो बिज़नेस लाइफ है उसे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ 1 ईयर में से मोस्टली। और कोई लोग होते हैं वो अपने प्रोडक्शन साइकिल के हिसाब से करते हैं, मतलब रॉ मटेरियल परचेज से लेके सब कुछ करके उसकी सेलिंग तक, उसकी पेमेंट रिसीव तक, इसे अकाउंटिंग पीरियड मानते हैं। और मोस्टली तो वैसे 1 ईयर ही चलता है। वही फाइनेंशियल ईयर कौन सा चलता है, कमेंट कीजिए। इस कंसेप्ट के साथ क्या हुआ, ये नेसेसिटी हो गई कि सारे जो आइटम्स है रेवेन्यू की, एक्सपेंसेस की, जो इसी साल में एक्री हो रही है, मतलब जो इसी साल से रिलेटेड, आई हैव टोल्ड यू नेक्स्ट कंसेप्ट, जिस साल से रिलेटेड है, जिसका इसी साल से लेना देना है, हम इसी साल में करेंगे। इसकी इम्प्लीकेशन क्या, फाइनल अकाउंट्स हम अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से ऑफकोर्स के लिए फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ अपनी फाइनेंशियल पोजीशन कौन दिखाता है, बैलेंस शीट, वो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बनती है ना। कॉस्ट कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली जो एसेट जो है वो हमने कॉस्ट प्राइस पे डिनोट करना है, मार्केट वैल्यू पे नहीं। कॉस्ट को वैल्यू से कंफ्यूज नहीं करना। कॉस्ट मतलब परचेजिंग कॉस्ट, किस पे मैंने कॉस्ट पे ख़रीदा था। सम पीपल जो है भी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये कंसेप्ट जो है बुक वैल्यू नहीं दिखा पाता एसेट्स के। ऑफ कोर्स इट ट्रू। अगर मान लो मेरे पास लैंड है, मेरा एसेट है लैंड, वो 10,000 का है, आज उसकी वैल्यू 25,000 है, बट मैं 10,000 पे शो करी जा रही हूँ, तो क्या मेरी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ट्रू है, नहीं है। और कई केसेस में ये होता है जो एसेट है गुडविल, वो जिसे कहते हैं हम जब पे करते हैं तब उसे जिसे कहते हैं बुक्स में अपेयर करते हैं कॉस्ट पे, और जब उसे नहीं उसके लिए कोई कंसिडरेशन पे की तो हम उसे एग्जिस्ट ही नहीं करते। जो फेम उसने गुडविल ख़रीदी है वो हम शो करेंगे, जो उसने नहीं गुडविल ख़रीदी है, फिर उसके कोई परचेजिंग कुछ नहीं है, तो वो हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे। इसके इम्प्लीकेशन, एसेट जो बुक में रिकॉर्ड रहेंगे वो एक्चुअल कॉस्ट पे होंगे, कुछ भी जैसे पे नहीं किया है गुडविल के लिए तो वो भी शो नहीं हो रहा। रिवेन्यू रिकॉग्निशन रियलाइजेशन कंसेप्ट, इसके अकॉर्डिंगली मतलब ये कंसेप्ट एम्फसाइज करता है कि जो प्रॉफिट जो है ना वो तब हमने कंसिडर करना है जब रियलाइज़ हुआ। हमने पीछे एक्रोल किया वही चीज़ ही है कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन जब या तो गुड्स जो है वो मैंने भेज दिए हैं, है ना, तभी हम इसे करेंगे। गुड्स मैंने अपने उसकी मतलब ट्रांसफरेबिलिटी कर दी है, उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो चुकी है, तब मैं उसे मानूंगी। इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, फ्रॉम द कंसेप्शन ऑफ कंजर्वेटिज्म इट इम्प्लाइज दैट अकाउंटिंग शुड बी टेक इनटू कंसिडरेशन प्रॉफिट ओनली व्हेन, वही जब तक उस प्रॉफिट को हमने रियलाइज इन रियलिटी नहीं किया, जब तक मेरा काम मैंने अपनी पेमेंट नहीं की तब तक नहीं माना। देन मैचिंग कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली बिजनेस जो है वो कंटिन्यूस अफेयर है, और ये कंटिन्यूटी आर्टिफिशियली हमने किस में करी है, हमने पीरियोडिक टाइम में, किस में 1 ईयर में मोस्टली। तो ये जो हम प्रॉफिट मेज़र करते हैं तो ये 1 ईयर का है। अब इसमें मोस्टली बहुत बच्चे कन्फ्यूज है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मेन यही मतलब है जिस साल का रिवेन्यू उसी साल का एक्सपेंस। अगर मैं मतलब रिलेशन किस में है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने रॉ मटेरियल ख़रीदा, रॉ मटेरियल ख़रीदने के ऊपर मेरा फ्रेट आई, मेरा एक्सपेंस हुआ, वो रॉ मटेरियल से मैंने प्रोडक्शन की, मेरे प्रोडक्शन एक्सपेंसेस आए, वो वही प्रोडक्शन से जो प्रोडक्ट्स बनेंगे जिस साल मैं उसे सेल करूँगी उसी साल से वो एक्सपेंस रिलेटेड है, बताइए कि नहीं। जिस साल मैंने वो प्रोडक्शन की है अगर मैं उसी साल सेल कर रही हूँ तो ये एक ही साल में है, तो क्यों ना मैं उसी साल के एक्सपेंस उसी में डालूँ, उसी साल की जो सेल उसी में डालूँ, वेदर कैश रिसीव्ड और नॉट। भले ही मुझे सेल्स के जो पैसे हैं वो नेक्स्ट ईयर मिलने हैं, बट सेल तो इसी साल की है। जो एक्सपेंस हुए हैं सेल को करने के लिए, जो कुछ भी उस सेल तक पहुंचने के लिए एक्सपेंस हुए हैं, फ्रेट है, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, कैरेज है, जो भी हुए हैं वो मेरे उसी साल के बने जिस साल में सेल्स हुई। सो वाई शुड आई कैलकुलेट इन डिफरेंट ईयर वेदर कैश इज़ रिसीव्ड और नॉट। इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, वही जो एक्सपेंस हमने पे किया एक साल में, भले वो लास्ट साल से मतलब अगर एक्सपेंस मेरा इस साल का नहीं है पिछले साल का है और मैं इस साल पेमेंट कर रही हूँ, तो मैं इस साल आउटस्टैंडिंग की तरह उसे पे करूँगी, पर लिखूँगी पिछले साल में।
Then accrual concept. Accounting is attempts to recognize non-cash events and circumstances as they occur. अकाउंटिंग जो अटैम्प्ट्स होती हैं वो नॉन कैश इवेंट्स को भी रिकॉग्नाइज करती हैं और सर्कमस्टांसेस को जब वो अकर होते हैं, जो भी फ्यूचर में कैश रिसीव्स पेमेंट हमने होनी है, जो कुछ एसेट लाइबिलिटी को जो उसे सेल करके रिसीव होना है फ्यूचर में, वो हम कब, वही बात आ गई कब हमने करना है उसे, कब हम लिखना है, जब उसकी एक्चुअल टाइम पीरियड है। तभी तो हम इंटरेस्ट अभी तक नहीं जो पे किया, मान लो वो हमें आउटस्टैंडिंग लिखते हैं, जो अभी तक हमारी पेमेंट नहीं हुई है, जिस साल का है उसी साल में लिखना है, मतलब जिस साल से रिलेटेड है उसी साल में। आप देख लीजिए मिलते हैं, एक्रूअल है, वो रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन है, मैचिंग कंसेप्ट है, सभी मिले हैं, मतलब कि सभी रिलेटेड कंसेप्ट हैं। देन स्टेबल मनी मॉनिटरिंग यूनिट कंसेप्ट, ये अकाउंटिंग प्रिज्यूम करती है कि जो परचेजिंग पावर मॉनिटरी यूनिट की जैसे रुपए की है वो सेम रहेगी, जो भी राइजिंग और फैलिंग परचेजिंग पावर में आएगा। अब पीछे हमने एक पढ़ी थी ना प्रॉब्लम की, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को इग्नोर किया जाता है, वही कंसेप्ट ये क्लैरिफाई कर रहा है, वही इसे सही कर रहा है कि जो रुपये में जो हमारी मेन करेंसी है उसके जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन से जो भी इफेक्ट उसके ऊपर आएगा वो हमें इग्नोर करना है। अब इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी, जो ट्रेडिशनल वैल्यू थी वही रहेगी। मान लो वही मैंने पीस ऑफ लैंड 1985 में 10,000 है, लैंड पे तो कोई डेप्रिसिएशन है नहीं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है बिजनेस की वो 10,000 पे अभी तक हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट इनफैक्ट उसका प्राइस कहाँ तक पहुँचा होगा, डबल ट्रिपल हो गया होगा। देन डुअल कंसेप्ट और अकाउंटिंग इक्वेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। इसमें क्या है कि डुअल कंसेप्ट मतलब कि फॉर एवरी डेबिट देयर इज़ अ क्रेडिट, हर डेबिट के लिए एक क्रेडिट वैल्यू है, डेबिट है तो क्रेडिट है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ख़रीदा है लैंड ख़रीदा तो कैश पेमेंट की है, लैंड डेबिट कैश क्रेडिट है ना, लैंड डेबिट हो रहा है, फॉर एवरी डेबिट देयर इज़ अ क्रेडिट। देन एसेट्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, सोर्सेज से, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। बैलेंस शीट देखिए ना, बैलेंस शीट में एक साइड एसेट्स होते हैं, एक साइड लाइबिलिटी और कैपिटल दोनों से लिखे होते हैं, है ना। हम इसको लिखते कैसे हैं, देखिए एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस, एसेट्स में एक्सपेंसेस प्लस करनी है, लाइबिलिटी रेवेन्यू और ओनर इक्विटी, ओनर इक्विटी मतलब कैपिटल, प्रोप्राइटर फंड्स, ओनर्स इक्विटी, ये सब चीज़ें कैपिटल ही है, डोंट बी कंफ्यूज। देन हम एक एग्जांपल करते हैं, उससे ज़्यादा क्लैरिटी होगी। इलस्ट्रेशन 1 है, राजा जोस ने फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस की है और ये अकाउंटिंग इक्वेशन ड्रॉ करनी है। अकाउंटिंग इक्वेशन का ये फ़ायदा है कि आफ्टर ईच एंड एवरी स्टेप बोथ द साइड्स आर इक्वल। कैसे है दिखाती हूँ। सबसे पहले बिज़नेस को उसने शुरू किया, कैश है 30,000। अब जो हमारा 30,000 है वो बिज़नेस में कैश आया है, एसेट कैश है, कैश क्या है, एसेट। अब मैं एक बताती हूँ बात, कुछ बच्चे जो हैं वो आर्ट्स से या फिर साइंस से किसी और स्ट्रीम में कॉमर्स में आए हैं, सो दे आर नॉट फेमिलियर विद सम टर्म एसेट्स लाइबिलिटीज़ कैपिटल, है ना। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, अगर आपको है ज़रूरत तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, उसके साथ कुछ चाहिए तो मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि कुछ बच्चे दूसरे बैकग्राउंड से आए हैं, दे आर नॉट फेमिलियर विद दीज टर्म्स, उन्हें पता नहीं लग रहा होगा कि क्या हो रहा है। हम बिज़नेस को उसने शुरू किया कैश से, तो 30,000 जो है वो एसेट में आ जाएगा, कैश और कैपिटल आई है, कैपिटल बढ़ जाएगी 30,000। आप देखिए दोनों साइड सेम है। देन परचेज गुड्स फॉर कैश 6,000 एंड ऑन क्रेडिट 7,000। अब गुड्स टोटल कितने के आए हैं, गुड्स स्टॉक में आएगा, स्टॉक एसेट है, कितने में आई है 6,000 और 7,000, 13,000 के गुड्स आ गए। अब 6,000 जो हैं वो हमारे कहाँ से गए, कैश से ही, तो हम 6,000 एसेट्स में से माइनस भी कर देंगे, कर दिया, 6 से कैंसिल हो गए, 7 बचा, दूसरी साइड पे क्रेडिटर की साइड पे 7,000 कर देंगे, क्योंकि वो हमारी लाइबिलिटी है। देखिए फर्नीचर खरीदा कैश के लिए, फर्नीचर मतलब कैश है, फर्नीचर क्या, सबसे पहले फर्नीचर है 10,000 प्लस करेंगे, एसेट है, एसेट साइड पे। अब एसेट कैश के, कैश भी तो एसेट ही है, कैश दे के एसेट को दे के एसेट कम करके फर्नीचर आया, तो वहीं से हम ये जो 10,000 है माइनस कर देंगे, वहीं पे प्लस वहीं से माइनस, सो क्या हो गया हमारा सेम आ गया एट दी एंड। अब रेंट पे करेंगे, रेंट पे किया, रेंट क्या है मेरा एक्सपेंस, एक्सपेंस किस साइड पे आता है एसेट, उसमें मैंने प्लस किया 1,000,
एसेट में हम एक्सपेंस प्लस करते हैं, तो 1000 मैंने एसेट में प्लस किया और कैश में पेमेंट की है, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं तो कैश मानूंगी मैं, तो 1000 वहाँ से माइनस कर दिया। अब देखिए हर स्टेप के बाद जो है वो सेम रहेगी अमाउंट। देन अकाउंटिंग इक्वेशन विद जीएसटी, ये भी वही चीज़, इसमें बस जीएसटी इनपुट आउटपुट हो जानी है। देन अकाउंटिंग कन्वेंशंस का मतलब है इस्टेब्लिश्ड यूसेज। एक पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उन्होंने इसे प्रैक्टिस किया हुआ है, वही 2MI का इंडिया में और कंट्रीज़ में चल रहा है, यूके में चलता है पर यूएसए में नहीं। अब इसका सबसे पहले फुल डिस्क्लोजर, अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसका फुली डिस्क्लोज़ करना है। हमारी जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ होते हैं, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, क्रेडिटर, इन्वेस्टर, शेयर होल्डर, बैंक्स, हमारे कस्टमर, सप्लायर सब होते हैं, तो हमें फुल्ली उन्हें डिस्क्लोज़ करना है। नो इन्फॉर्मेशन शुड बी हाइडेड, उनसे कुछ भी छुपाना नहीं है। नो इन्फॉर्मेशन वी शुड हिड, कुछ भी उनसे छुपाना नहीं है। देन इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, अगर डिस्क्लोज़र हो जाएगा इसका मतलब ये नहीं कि हम बिज़नेस के सीक्रेट्स को लीक कर रहे हैं, बट जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है हम वो तो दे रहे हैं ना। अगर किसी ने एसेट साइड देखनी, किसी ने लाइबिलिटी साइड देखनी, हम किसी एक साइड को छुपा नहीं सकते, बिकॉज एक लॉ भी है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, है ना। देन कंसिस्टेंसी मतलब यूनिफॉर्मिटी। एक जो प्रिंसिपल, पॉलिसी, मेथड हमने अप्लाई कर लिया, वी विल नॉट चेंज इट फ्रॉम ईयर टू ईयर। इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, पर्सनल बाइसेस नहीं होगी और यूनिफॉर्मिटी आएगी, कंपेरेबिलिटी हो जाएगी। कंपेरेबिलिटी कैसे, अगर मैं सेम मेथड को, सेम पॉलिसी यूज़ कर रही हूँ तो मैं अपने खुद के फाइनेंशियल अकाउंट्स को भी कंपेयर कर पाऊँगी। देन कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम ये मानते हैं कि बिज़नेस को ना अपने रिस्क और अनसर्टेनिटी के लिए रेडी रहना चाहिए, बट अपने होने वाले फ़ायदे के लिए खुशी नहीं मनानी चाहिए। जैसे एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस, हमने प्रॉफिट जो होने हैं अभी उसे हम लिखेंगे नहीं रिकॉर्ड करेंगे, बट जो लॉसेस हो सकते हैं वो विल रिकॉर्ड इट, है ना। जैसे हम प्रोविजंस बनाते हैं, भले वो लॉस हो ना हो, भले वो अनसर्टेनिटी रिस्क आए ना आए, बट वी विल कीप अ चेक ऑन इट, हम देखते हैं उसके लिए एक पहले से तैयारी रखते हैं। प्रॉफिट के लिए हम ऐसे नहीं करते हैं। इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, सीक्रेट वही रिजर्व्स बनाते हैं हम, है ना। मटीरियलिटी मतलब कि हमने बिज़नेस में हर एक को मटीरियल मान के चलना है। मैं एक मतलब जैसे कहते हैं एसेट है, उसे भी, उसका भी अकाउंट बनेगा, पर्सन का भी अकाउंट बनेगा, है ना। तो इसमें सबको मटेरियल मान के चलते हैं। इसकी क्या इम्प्लीकेशन है, मटेरियल डिटेल्स शुड बी मस्ट बी गिवन ड्यू कंसिडरेशन वेयर ट्राइबल आइटम शुड बी इग्नोर्ड, अदरवाइज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शैल बी ओवरबर्डन विद डिटेल्स। मटीरियलिटी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग इन्फॉर्मेशन से ही अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन जो है वो डिस्टर्ब, बर्डन हो जाएगी। वो पर्सन है, वो ये है, वो है, मैं अलग अलग ट्रीट करने लग पड़ी, मेरे पे बर्डन आना है। देन ऑब्जेक्टिविटी मीन्स कि जो अकाउंटिंग हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होनी चाहिए, जैसे कि इनवॉइस, बिल्स, कैश मेमोस। हम जब जर्नल एंट्री या फिर रिकॉर्डिंग करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन की, हम वहाँ पे अपने कैश मेमोस, अपने इन्वॉइसेस अटैच करते हैं एज ए क्लियर एविडेंस, और वो एविडेंस अगर हमारे एविडेंस लग गए, हमारी बुक्स ज़्यादा रिलायबल बन जाएंगी। सो इट कैन ऑल्सो बी अ एविडेंस इन कोर्ट। देन कंसेप्ट और कन्वेंशन के बीच में डिफरेंस है। अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है थ्योरेटिकल नोशंस है, और जो कन्वेंशंस है वो प्रैक्टिकल हो चुके हैं, वो प्रोसीजर और मेथड्स जो कि एक फॉलो हो चुके हैं। कंसेप्ट जो है वो अकाउंटिंग बॉडीज़ की तरह सेट किए गए हैं, उसकी लॉ और गवर्निंग बॉडी है, और जो कन्वेंशंस है वो स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस से बने हैं। मेन इसके एग्जांपल देख लीजिए, ऐसे जो बैलेंस शीट में शो करने हैं और कॉस्ट पे करने हैं। एक एग्जांपल लिख दीजिए, वहाँ पे टू और बाई का लिख दीजिए। देन IFRS वो हम ये अगली वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको अभी तक समझ आया है। बाकी अगर कोई भी डाउट होगा यू कैन कमेंट इट। थैंक यू।